आज के आपके करंट अफेयर्स 16 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है पोस्टमार्टम के बारे में। पोस्टमार्टम क्या होता है? बिल्कुल, जब भी किसी की डेथ हो जाती है, देखो डेथ के बाद ना उसका एक बारी पूरी बॉडी की जांच करनी है, और खासकर अगर क्रिटिकल केस हो तो पूरी जांच करनी जरूरी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर कोई पॉइजनिंग की गई है, कुछ भी की गई है, ऐसी सारी चीजें बाहर आ सकती हैं। प्लस अगर आपने ऑर्गन डोनेट करने के लिए फॉर्म फिल किया हुआ था पहले, ठीक है, या आपकी फैमिली ने वॉलंटियर किया है क्या ऑर्गन डोनेट कर दिए जाएं, तो वो भी पोस्टमार्टम के थ्रू वो सारे के सारे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, अब इससे पहले पोस्टमार्टम के रूल्स क्या थे और करंट अफेयर क्या है। पोस्टमार्टम ना पहले सिर्फ सनसेट से पहले पहले होता था, यानी कि सुबह से लेके जब तक सनसेट नहीं हो गया तब तक आपका पोस्टमार्टम होते थे। अब इसके कारण क्या था कि देखो सनसेट हो जाता है अराउंड 7 बजे जनरल डेज में, सर्दी में तो और जल्दी हो जाता है, और सुबह 6 बजे तक सनराइज नहीं होगा। इसके बीच में अगर कोई भी डेथ हुई, उस डेथ के अगर कोई भी ऑर्गन काम के थे, वो सारे के सारे ऑर्गन भी तो आपके वेस्ट गए, क्योंकि इतने टाइम में ऑर्गन मर जाएंगे। तो आपका जो ट्रांसप्लांट करने थे ऑर्गन्स जो वहां से निकाल सकते थे, अगर किसी ने डोनेट भी करने थे, पर उसकी रात को अगर डेथ हुई तो सुबह तक ऑर्गन्स बेकार हो जाएंगे। तो अब आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक बहुत टाइम से पेंडिंग चीज थी वो पास कर दी है, जिसमें अब सनसेट के बाद भी पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जा सकता है। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा उन लोगों को होगा जहां पे ऑर्गन डोनेशन है। ठीक है, तो बहुत टाइम से डिमांड की जा रही थी। सी क्या चीज, ऑर्गन सेव नहीं हो पाते, जैसे आईज, ठीक है, आपका हार्ट, ये सब कुछ, हाँ ये कुछ ही घंटे के अंदर अंदर आप रिट्रीव कर सकते हो। अगर वो घंटे निकल गए तो उसके बाद एक डेड बॉडी से वो ऑर्गन्स नहीं निकाल सकते। हाँ बिल्कुल, ये कुछ घंटों के बाद ये चीजें सब बेकार होने लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, सनसेट से पहले पोस्टमार्टम करते ही नहीं थे पहले सनसेट के बाद। मतलब अगर रात को डेथ हुई, पोस्टमार्टम सुबह होगा जाके, स्टाफ ही चला जाता था। ऐसा क्यों करते थे? देखो पुराने टाइम पे जब आपका मेडिकल प्रोफेशन शुरू हुआ है, रात को लाइट नहीं होती थी, तब तो क्या कहते हैं, सनलाइट के सहारे, जितनी की विंडो से लाइट आई उसी के सहारे काम कर रहे थे। अब लॉन्ग टर्म में ये जो चीज है, यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम बनी कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी, हम सनलाइट कितनी को यूज करते हैं अपने उसमें। ठीक है, मतलब अंदर तो जो ऑपरेशन रूम्स है वहां तो प्रॉपर फ्लड लाइट्स वो सब कुछ लगा के यूज कर रहे हैं। तो अब मॉडर्न जब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमने सनसेट की लिमिटेशन क्यों लगा के रखी है? जब डेथ हो तब की तब साथ के साथ ऑर्गन्स आपके ट्रांसप्लांट करने पे फोकस करें, तब की तब रिट्रीव कर लें, सुबह तक तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस कारण आपकी ये चीजें की गई हैं कि जो आपके एडवांसमेंट्स हुई हैं, और जब अब लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अवेलेबल है, तब रात को भी आपकी पोस्टमार्टम हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? नेक्स्ट है आपका 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है और क्यों है, पूरे के पूरे जो प्रोविजन है आपको मैं एक साथ बताता हूं। देखो इंडिया में ना, इंडिया में आपके एंशियंट टाइम से जो लोकल गवर्नेंस संभालते आए ना, कौन संभालता है गांव में? आपकी लोकल गवर्नेंस कौन करता है? आपकी पंचायत। आपकी जितनी भी पंचायत हैं ये लोकल गवर्नेंस करती है। अब जो आपकी पंचायत है, पंचायत जब एंशियंट टाइम पे थी, इनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी, पर जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इनसे बहुत सारी पावर्स छीन ली। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने क्या किया, हमने पंचायत को रिकॉग्नाइज किया। सी क्योंकि गांव में अभी भी पंचायत की मानी जाती है, सुनी जाती है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया था। पर इनके रिगार्डिंग कोई भी जो लॉ थे ना, हमने 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, हमने ये कहा कि जो इनके रिगार्डिंग जो भी लॉ बनेंगे, लॉ आपके बनाएंगे स्टेट्स खुद ही। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद बना लेगी
जो हर स्टेट के अंदर विधानसभा है वो अपनी खुद की कानून बना लेगी कि उसके स्टेट के अंदर पंचायत कैसे होंगे। पर इसके कारण प्रॉब्लम्स क्या आई, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुई कि एक तो इंडिया के अंदर पंचायत के स्ट्रक्चर अलग अलग दिखने लग गए। कई जगहों पे आपके विलेज लेवल पे पंचायत बनाई जाती थी, कई जगहों पे सारा जो कई सारे गांव इकट्ठा करके ब्लॉक लेवल बन जाता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत बनाई जाती थी, तो लेवल में फर्क आने लगा। दूसरा जो टेन्योर था, एक तो 2 टियर, मतलब कई बार 2 लेवल पे सरकार बनती थी, कई बार 3 टियर। अब ये 2 टियर और 3 टियर क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ। देखो पंचायत के ना 3 लेवल समझाता हूँ, फिर बताता हूँ। कई जगहों पे सिर्फ 2 एग्जिस्ट करते हैं। आपकी जो पंचायत का स्ट्रक्चर है उसमें ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके विलेज लेवल पे हो, इससे ऊपर आपके ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गए, उन्हें कहेंगे आप ब्लॉक। पूरा ब्लॉक बन गया, और ब्लॉक से ऊपर आता है हाँ जी, बहुत ही पुराना, ये तो एंशिएंट इंडिया से उस बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। सबसे जब पुराने, अगर मैं एंशिएंट टाइम्स की बात करूं ना, ये आपकी डॉक्यूमेंटेड चीज है। आपके ना गांव में कभी भी राजे ना कभी गांव के कंट्रोल के ऊपर नहीं लड़ते थे, क्योंकि जब पुराने जमाने में जब राजा कब्जा भी करते थे ना, आपके एक दूसरे से लड़के बस ये चीज डिसाइड करते थे कि इस एरिया में जो गांव पड़ते हैं ना, ये किस राजा के कंट्रोल में आ जाएंगे। राजाओं को सिर्फ एक चीज से मतलब होता था, इनका रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, गांव के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसी गवर्नेंस है, राजाओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने आके दखल अंदाजी की और उन्होंने इस सिस्टम में चेंजेस किए। इंडिपेंडेंस के बाद हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ये पावर दे दी कि वो अपने पंचायत के खुद कानून बना ले। अब इसमें सबसे पहला स्टेट्स के बीच में फर्क आया, ये 3 लेवल पे आपकी पंचायत गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। पूरा डिटेल में चैप्टर करेंगे, अब बेसिक उसमें करते हैं। कई स्टेट्स ने आपकी सिर्फ 2 लेवल पे बनाई। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, इसे कहते हैं 2 टियर। टियर का मतलब होता है लेवल, सिर्फ 2 लेवल की सरकारें। कई स्टेट्स ने आपकी 3 लेवल पे सरकारें बनाई, ये 2 टियर हो गया, ये 3 टियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगली चीज में फर्क था आपके टेन्योर में। हम वैसे अपनी स्टेट के या सेंटर के इलेक्शन कितने साल बाद कराते हैं? 5 साल बाद कराते हैं। इन स्टेट्स में फर्क था, कोई 4 साल बाद कराता था, कोई 5 साल बाद, कोई 6 साल बाद, क्योंकि हर स्टेट ने अपने अपने मुताबिक कानून बना लिए। उसके बाद ये जो इलेक्शंस भी थे, ये कोई रेगुलर चीज नहीं थे। इलेक्शंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेट्स सपोज जिसकी स्टेट में सरकार बन गई, जहां जहां पे पंचायत में उसकी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, वहां तो वो इलेक्शन नहीं करवाते थे। बाकी सारी जगहों पे पंचायत को डिसॉल्व करके पंचायत के दोबारा से इलेक्शन करवा लेते थे। तो अगर स्टेट में कोई सरकार चल रही है, वो पंचायत के इलेक्शन करवाती ही नहीं थी। अगर 10 साल तक स्टेट में सरकार चलती रही, यानी कि 10 साल तक पंचायत के इलेक्शन भी नहीं होंगे, अगर सेम ही लोग बने हुए हैं तो ये चीज के कारण आपके इलेक्शंस बहुत ही इरेगुलर थे, ये टाइम पे नहीं होते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, और पंचायत के पास, और लास्ट प्रॉब्लम जो पंचायत के पास सबसे बड़ी थी, इनके पास ना अपनी खुद की कोई ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। डिसीजन मेकिंग भी नहीं थी, और इनके पास अपने खुद के फाइनेंसेस, पैसे भी नहीं होते थे। मतलब अपने गांव के लिए कोई ज्यादा बड़ा फैसला भी नहीं ले सकते कि हमने ये चीज डेवलप करवानी है, ये बनाना है। एक तो फैसला नहीं ले सकते, दूसरा फैसला ले भी लिया तो पैसे ही नहीं है। तो ये सारी चीजों की कमी कारण आपके इंडिया के अंदर पंचायत ठीक से नहीं काम कर रही थी। सेंटर ने बार बार बहुत सारी कमिटीज बनाई, जिससे आपकी मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, ठीक है, थंगन कमेटी, गैडगिल कमेटी, ये बथेरी कमिटीज हैं जो हम पंचायत के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कमिटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशन दी कि पंचायत का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसे ऑर्गेनाइज करें। अब फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज हुआ, और बाद में हमने पंचायत के लिए एक अलग चैप्टर ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने का फैसला कर लिया। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1992 में। इसने ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट खाली हो चुका था, उस पार्ट
के अंदर पंचायत के सारे आर्टिकल्स डाल दिए। वो था आपका पार्ट किसमें है पंचायत 9। एक तो पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, इसके साथ एक शेड्यूल भी इंसर्ट किया। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 11। ये दो चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज के लिए इंसर्ट की गई, ठीक है, जिसके अंदर हमने पंचायत का फाइनली हमने 3 टियर स्ट्रक्चर चूज किया, 5 साल का टेन्योर चूज किया है, ठीक है। इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है? पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई गई है हर स्टेट के अंदर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो इंडिया में जो बाकी सारे इलेक्शन होते हैं, स्टेट के हों चाहे आपके पार्लियामेंट के हों, चाहे आपके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, इन सबके इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई, वो है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इसके बाद ये जो शेड्यूल 11 है, यही आपका मतलब आज करंट अफेयर में मैंने इसी बार लिखा हुआ है। शेड्यूल 11 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 11 में लिखा हुआ है कि आपकी पंचायत की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो। हाँ जी, इससे अगली 74th 1992, ठीक है, और उसका शेड्यूल 12 है, ठीक है, और वो पार्ट 9A हो जाता है। हाँ जी, देखो नहीं आपके जो, क्योंकि पंचायत का जो स्ट्रक्चर है ना, ये म्यूनिसिपैलिटी से ज्यादा बड़ा है। यहां पे जो सबसे पंचायत में जो सबसे टॉप का ऑफिस निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिला पंचायत है। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो मेयर के बराबर का है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी बनती है शहर के लिए, सिर्फ एक शहर है, बाकी उस शहर को छोड़ के जितना भी बाकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, और उसके मुताबिक ये अलग अलग लेवल पे सरकारें बन जाती हैं, ठीक है। मेरी रखड़ी बस टूटने वाली है तो वो लग लटक रही है, क्लियर है। तो आपके यहां पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो 12th शेड्यूल में लिखी, इसके मुताबिक आपकी पंचायत काम करती है। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दे दी है किस तरीके से पंचायत आपकी काम करती है। जैसे कोई भी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के रिगार्डिंग कानून बनाने, एनिमल हस्बेंड्री, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर फॉरेस्ट, माइनर इरिगेशन। माइनर इरिगेशन क्या होता है? देखो एक तो होते हैं मेजर इरिगेशन, जहां पे बड़े बड़े जो कैनाल्स बनाए जाते हैं, जो डैम्स बनाए जाते हैं, वो सारा मेजर इरिगेशन हुआ, बहुत बड़े बड़े स्केल के। माइनर हुआ विलेज लेवल पे भी तो पानी की सप्लाई इंश्योर की जाती है, वो माइनर इरिगेशन चैनल्स जो बहुत ही छोटे से लेवल पे रह जाते हैं, ठीक है। इसका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी इनका कंट्रोल है। ये क्या होता है? वो आपके कोई भी जो फॉरेस्ट है ना, आप फॉरेस्ट के सारे प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक हुआ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एक हुआ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है जैसे जो लक्कड़ है, जो मेन एक पेड़ का सारा सारा बार्क हो गया, जो उसका मेन हिस्सा है, उसे मेजर कहते हैं, बस वो मेजर है। बाकी जंगल के अंदर कुछ भी पाया जाता है उसे माइनर कहते हैं। लेट्स सपोज कोई आपके पत्ते हैं, आपके पत्ते आप कलेक्ट करना चाहते हो, वो माइनर में आते हैं। उसके बाद मधुमक्खी का छत्ता लगा है, आप शहद निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। वहां पे घास लगा है, आपको अगर परमिशन है तो अपने चारा खिलाने के लिए लेके जा सकते हैं। ये सारी चीजों को जो भी बाकी बस जो आपका मेन टिम्बर है वो मेजर का हिस्सा बनता है, बाकी सब कुछ आपका माइनर है। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी चीजें जैसे रोड्स, ब्रिजेस, इन सब के ऊपर भी अपनी कर सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली पहुंचाना। अच्छा, इंडिया की बिजली पहुंचाने की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा फ्लॉड है। साल पहले हमने एक चीज डिक्लेयर की थी कि इंडिया फुली इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि इंडिया पूरी जगह पे आपकी बिजली पहुंच चुकी है। पर वो जो बिजली पहुंचाने की डेफिनेशन है ना, उसी में प्रॉब्लम है।
बिजली पहुंचाने की डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है कि गांव में मतलब किस विलेज को कहते हैं कि ये विलेज इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, कि यहाँ पे बिजली पहुंच गई है। अगर गांव में किसी भी सरकारी बिल्डिंग, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, पंचायत का ऑफिस हो, कुछ भी हो, किसी भी सरकारी बिल्डिंग में अगर एक बल्ब ऑन हो गया, वो विलेज इलेक्ट्रिफाइड है। चाहे पूरे गांव में बाकी जगहों पे खंभे भी ना लगे हो, बस एक बल्ब जल गया, वो इलेक्ट्रिफाइड है। तो हमने पिछले साल ये अचीव कर लिया था कि हर गांव में हमने एक बल्ब तो एटलीस्ट जगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, 70 साल हो गए हमें, अभी तक एक ही बल्ब जगा पाए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे, पर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, देखो गरीब देश थे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा कोई भी गांव के अंदर लाइब्रेरीज खुलवानी है, मार्केट एंड फेयर्स करवाने हैं, वो सब कुछ ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आपका अब थर्ड करंट अफेयर जो है वो है कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर आपकी इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। इससे बड़ी गंगा सबसे बड़ी है, फिर गोदावरी, फिर ब्रह्मपुत्रा, और 4th नंबर पे सबसे बड़ी रिवर है कृष्णा। कृष्णा अराउंड 1 to 8 किलोमीटर ट्रैवल करती है, और किस साइड को जाके इंडिया की गिरती है समुद्र में? बे ऑफ बंगाल की साइड को जाकर गिरती है। ये कौन सी स्टेट्स को क्रॉस करके जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके जाती है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर के पास। ठीक है, 1300 मीटर की हाइट के पास, और फिर फ्लो करके जाती है। इसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मैं बताऊं, भीमा, दिंदी, मूसी और मनेरू। ये 4 नाम आपने लेफ्ट साइड से याद रखने हैं। राइट से आपने वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली को कुंडली फिर एक क्यों छोड़नी, वो भी कर लेना। ठीक है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये ना क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी होती हैं जो एक बड़ी नदी के अंदर आके नदियां गिरती हैं। ठीक है, आपकी कृष्णा फ्लो कर रही है, ये मेन नदी है, इसके कहीं कहीं रास्ते में बीच में छोटी छोटी नदियां आके गिरती रहेंगी। कुछ इसके लेफ्ट साइड से आके गिर रही हैं, वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। जिसके राइट साइड से आके गिर रही हैं, इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, आज तक जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है उसने सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही पूछा, पर हम इन्हें लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही याद करेंगे, ताकि कभी कोई और क्वेश्चन भी आ जाए हमें पता हो। क्लियर है? कोई भी डाउट इसमें? तो ये चीज यहां पे 4th करंट अफेयर है आपका जैक फ्रूट बारे। जैक फ्रूट पता है? देखा है? देखा तो होगा, वो जो कटहल, कटहल जिसे कहते हैं एक्चुअली, वो बड़ा सा होता है, थोड़े थोड़े स्पाइक्स वाला होता है, ग्रीन से कलर का। ठीक है, जैसे कटहल कहते हैं। ये जो आपका जैक फ्रूट है, ये आपके कई सारे स्पीशीज जो पेड़ हैं उनके ऊपर, इसके बहुत सारे स्पीशीज है जिसके ऊपर ये उगता है। फिग, मलबरी, आपका ब्रेड फ्रूट, ये सारी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, इंडिया के अंदर मतलब ये ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडिया के अंदर ने वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसके बाद ये श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडिया के अंदर सिर्फ वेस्टर्न घाट्स हैं जहां पे ये ओरिजिनली पाया जाता है। ऑब्वियसली अब तो बहुत जगह पे उगाया जाता है, ओरिजिनली ये वेस्टर्न घाट से आया है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये जैक फ्रूट आपका नेशनल फ्रूट है बांग्लादेश और श्रीलंका का, और इंडिया के अंदर ये स्टेट फ्रूट है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नहीं नहीं, पंपकिन अलग है, पंपकिन तो नाम ही अलग हो गया ना। आपको मैं जैक फ्रूट दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखा हुआ है ना, ये चाहे खाया ना हो पर पढ़ा तो देखा ही होगा। ठीक है, नहीं देखा? आज क्या कहते हैं फ्रूट वाले को, जाके कहना कि जैक फ्रूट चाहिए या कटहल चाहिए, सब्जी की दुकान पे। सब्जी की दुकान पे रहना, सब्जियां बनती हैं इससे। ठीक है,
तो ये आपका कटहल है। वो कहेगा मैडम इसके बाद खरीदना नहीं, कहना नहीं सिर्फ देखने आई थी, रिसर्च पर्पस के लिए था ये। ठीक है, अब लास्ट जो आपका आज का करंट अफेयर है वो है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। देखो इंडिया कारगिल वॉर के टाइम ना हमें एक चीज का एहसास हुआ, हमें कारगिल वॉर में हमारे पास हेलीकॉप्टर्स की बहुत कमी थी, हमारे पास बथेरी चीजों की कमी थी, उसमें से एक आपके हेलीकॉप्टर्स की भी कमी थी। हुआ क्या था, हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत पड़ती है, एक तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने वाले हेलीकॉप्टर नहीं थे, और ऐसे हेलीकॉप्टर जिनसे हम अटैक भी कर सकें। तो एक तो हम वहां पे ट्रूप्स ऊपर उतार लेते हैं आराम से, दूसरा आपके कोई भी हमला करना है उनके बंकर्स पे या किसी चीज पे, हमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स को यूज करना पड़ रहा था। उनकी स्पीड ज्यादा होने के कारण जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं कई बार वो मिस होते हैं। ठीक है, या जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से चीजें उड़ाना चाहते हो, हेलीकॉप्टर बिल्कुल पॉइंट रेंज में आ सकता है, हवा में स्टैंड कर सकता है, एक ही जगह पे रुक सकता है। तो इस तरीके से आपके हेलीकॉप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, खासकर जब माउंटेन वॉरफेयर आ जाता है, क्योंकि किसी भी हाइट पे लेके जाना है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इंडिया, एक तो हमने अमेरिका से भी नए हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, कौन से हैं? एक तो आपके अपाचे हेलीकॉप्टर है और दूसरा चिनूक। ये आपको कई बार हवा में भी यहाँ पे भी उड़ते हुए दिख जाएंगे। हाँ, एयर शो भी हुआ था, वैसे भी यहाँ पे ये चिनूक तो दिख ही जाता है, ये यहीं कहीं उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ बेस में ही है ये। हाँ, ये मतलब रोज जब तुम्हें हेलीकॉप्टर की कहीं आवाज आए, अगर तुम देखोगे चिनूक, अगर अरे तो वो सिखा रहे हैं ना, अभी नए हेलीकॉप्टर आए हैं तो ट्रेनिंग चल रही है। आपको दिखा देता हूँ ये दिखते कैसे हैं, अगली बार हवा में दिख जाएंगे, डबल ब्लेड हेलीकॉप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो अगली बारी आराम से देख सकते हो। तो ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये चिनूक है। बेसिकली चिनूक किस चीज के बेनिफिट में रहता है, चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका का बहुत ही एडवांस कैरियर हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई वेपन्स, कोई इतनी एडवांस चीज नहीं होती, बस एक मशीन गन होती है इसमें और कुछ नहीं होता। पर इसमें ट्रूप्स तुम अंदर भर सकते हो या अंदर तुम सामान भर के लेके जा सकते हो, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि टैंक को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। टैंक को, आर्टिलरी को इसके नीचे बांधा जा सकता है और उससे उठा के ले जाएगा। तो ये हमारे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है, ये कॉम्बैक्ट नहीं करते, ये ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा जो आपका दूसरा हेलीकॉप्टर हमने उनसे खरीदा है अमेरिका से, वो है आपका अपाचे हेलीकॉप्टर। ये आपका अपाचे है। ठीक है, और ये हेलीकॉप्टर्स को चाइना के साथ बॉर्डर पे तभी हमने प्लेस किया है क्योंकि ये दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है। देख ही रहा है, इसमें वेपन्स भरे हुए हैं, ये इसी काम आता है कि कहीं पे भी फ्रंट लाइन में कोई भी अटैक करना है, ये बहुत ही कैपेबल है। अब ये तो अमेरिका के खरीदे हुए हैं, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता हमने अपना खुद का भी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, उसे LCH कहते हैं, इंडिया का जो है, ये आपके हिंदुस्तान नॉटिकल लिमिटेड, जो आपकी सरकारी कंपनी है, HAL जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसने बनाया है। ये क्यों आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये अटैक हेलीकॉप्टर है एक तो, दूसरा इस हेलीकॉप्टर की ना ये हाईएस्ट फ्लाइंग हेलीकॉप्टर है इन इट्स कैटेगरी। ये लाइन इसके लिए याद रखना। ये क्यों सिग्निफिकेंट है, देखो जो सियाचिन जैसे इलाके हैं, जो बहुत ही ऊंची पहाड़ों की रेंज है, वहां तक कोई भी सामान पहुंचाना है ना, ये अपाचे या चिनूक इसमें थोड़े से कमजोर पड़ते हैं क्योंकि इनका इंजन इस चीज के लिए नहीं बना। हवा पतली हो जाती है ना, जितनी हवा पतली होती जाएगी इंजन की कैपेबिलिटी उतनी कम होती जाती है, क्योंकि हवा जितनी पतली है उतना ही हेलीकॉप्टर कम उठा पाएगा उस चीज को।
तो इस चीज कारण ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया गया, इसका यही खासियत है कि ये पतली हवा में भी चल सकता है, तो ये बहुत ऊंची हाइट तक पहुंच जाता है। और इसका डिजाइन ऑलमोस्ट अपाचे जैसे ही दिखता है, मतलब अपाचे से वैसा सही दिखता है ये, तो काफी एडवांस मॉडल है। ये आगे की जगह पीछे भी जा सकता है, ठीक है, तो पूरी पूरी इसमें मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटी है और उसके मुताबिक ये ऑपरेट करता है। क्लियर है? तो ये आज आपके एयरफोर्स को दिया जा रहा है, ठीक है, और इसके अलावा आपके कुछ ड्रोन्स भी दिए जा रहे हैं। ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस ना कुछ आने वाले सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर लास्ट ईयर के बाद तो बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर ना दुनिया में कन्फ्लिक्ट हुआ था दो देशों के बीच में। कौन से देश थे? नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये ना दो पड़ोसी देश हैं। जो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल में नहीं, वेस्टर्न एशिया में पड़ते हैं, ठीक है। ये जो दो देश है ना, ये बहुत ही कट्टर दुश्मन रहे हैं बहुत ही पुराने टाइम से। तो ये बार बार बहुत बारी लड़ चुके, एक दूसरे 4-5 बारी लड़ चुके हैं। पर आज तक हुआ क्या था, हर बारी आर्मेनिया जीतता आया था हिस्ट्री में, हर बारी लड़ाई हुई आर्मेनिया जीत जाता था, ठीक है। तो अजरबैजान की बहुत बारी हार हुई। लास्ट ईयर अजरबैजान ने वॉर शुरू की और बहुत ही आराम से आर्मेनिया को हरा दिया और उसका बहुत सारा एरिया पे कब्जा भी कर लिया। तो लोगों की एक पजलमेंट आई कि अजरबैजान में ऐसा क्या हुआ कि अजरबैजान आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं जीता, तो अब कैसे जीत गया। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट था, अजरबैजान ने ड्रोन्स खरीदे थे इस वॉर के लिए, खासकर उसने ड्रोन्स खरीदे थे, एक तो टर्की से, दूसरा इजराइल से। ये दो कंट्री से खासकर उसने ड्रोन्स खरीदे थे। अब ये जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स की कैपेबिलिटी क्या थी, इन्होंने ड्रोन्स को यूज किया। देखो, एक तो खुद के पायलट नहीं मरते, दूसरा ड्रोन्स में कैपेबिलिटी ये है, जैसे कि ना अलग अलग टाइप के ड्रोन्स आते हैं, एक आते हैं कामाकाजी ड्रोन्स, इन्होंने इसका बहुत बड़ा यूज किया। कामाकाजी वर्ड क्या है, ये ना वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। कामाकाजी अटैक होते थे आपके जापान, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, आपकी जापान अटैक करता था कामाकाजी। कामाकाजी क्या होता है, आपकी हवा में पायलट उड़ रहा है, उस जमाने में क्या करते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स थे एक तरह से। वो क्या करते थे, अपने प्लेन के अंदर बॉम्ब भरे हुए हैं, प्लेन उड़ाते थे, जहां पे भी जाके आपके कोई दुश्मन की शिप दिखी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे डाइव मारनी है और शिप के बीच में ही खुद का प्लेन भी और खुद को उसमें सुसाइड कर देना। तो कामाकाजी ड्रोन भी यही करते हैं, ये हवा में उड़ते रहते हैं जब तक इन्हें दुश्मन नहीं मिलता, ये उस हवा में उड़ते रहेंगे। जैसे इन्हें कोई अपना टारगेट मिला, ये साथ के साथ डाइव लगाते हैं और सीधा जाके उस पर टकराते हैं। कोई चीज जब बिल्कुल सीधी आ रही होती है ना, खासकर उसे उड़ाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव अटैक था। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स यूज किए और अजरबैजान ने आराम से हरा दिया। इसके बाद अचानक ही सारी दुनिया को ड्रोन्स का एहसास हो रहा है कि ड्रोन्स कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले टाइम। इंडिया को भी एहसास हुआ, इंडिया ने इसीलिए पिछले साल से ना ड्रोन्स खरीदने अचानक बढ़ा दिए। उससे पहले हम आराम से कभी खरीद लिए कभी नहीं खरीदते, वो भी ज्यादातर ड्रोन सर्वेलेंस के लिए खरीदते थे कि बस ऊपर से नजर रख सके। पर ये जो वॉर देखी, वॉर के बाद हमें अचानक होश आया है, चाइना बहुत पहले से खरीद रहा है, बना भी रहा है, वो तो खुद ही बनाते हैं, और अपनी बहुत बड़ी उन्होंने ड्रोन्स की पूरी इकट्ठे करी जा रहे हैं। तो इस कारण इंडिया को भी महसूस होता है कि हमें भी ड्रोन्स खरीदने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका आज का आखिरी करंट अफेयर। कोई भी डाउट किसी भी करंट अफेयर में?